एपिसोड 52। रेयांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और काली चट्टानों के बीच खोजता रहा। साक्षी की संवेदना शक्तिशाली थी। अगर कोई मैंगलिंग जी होती तो वो पहले जरूर भांप लेती। वहीं दूसरी तरफ बाईं ओर दूर खड़े उस युवक को देखते हुए चेतन झांसी और विनय मेघवाल ने एक दूसरे की ओर देखा। विनय मेघवाल बोला, इतना समय बीत गया। हमने सोचा था कि आसानी से मैंगलिंग जी मिल जाएगी और उसे टरका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेतन झांसी ने इस काली जमीन की ओर देखते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से फेनतियान पर्वत श्रृंखला का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। शायद कोई खजाना प्रकट होने वाला है और ये रेयांश अभी भी यही है। मुझे डर है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। सामने वाले की आंखों में अचानक आई क्रूरता देखकर विनय मेघवाल ने शंका के साथ कहा, क्यों ना सीधे खत्म कर दिया जाए। इससे हम निश्चिंत हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस रेयांश में कुछ ऐसा है जो चिंता पैदा करता है। चेतन झांसी ने रेयांश की परछाई को देखते हुए अपनी आंखों में क्रूरता भरी और अंत में सिर हिलाते हुए कहा, तुम करोगे या मैं? विनय मेघवाल कहने ही वाला था कि मैं करता हूं, लेकिन तभी उन्हें दूर धुंधली बैंगनी रोशनी चमकती दिखी। उन्होंने जीभ चटकाते हुए कहा, छोड़ो, मैंगलिंग जी दिख गई, उसे टरका देते हैं। दोनों तेजी से उस ओर गए और सचमुच एक चट्टान के नीचे दरार में एक मैंगलिंग जी उगी हुई थी। रेयांश, अरे रेयांश, नहीं पता था कि यह मैंगलिंग जी तेरी जान बचा देगी। रेयांश खोज रहा था कि अचानक साक्षी को मैंगलिंग जी की गंध आई। रेयांश उत्साह से उसकी बताई दिशा में देखने लगा तो क्या देखता है कि चेतन और विनय दोनों मुस्कुराते हुए एक मेन लिंगजी लेकर आ रहे थे। विनय मेघवाल ने कहा, रेयांश भाई, आखिरकार एक मेन लिंगजी मिल ही गई। तुम्हें इसकी इतनी जरूरत है तो भाई ये तुम्हें दे रहा है। बाद में सूर्यकांत जिले में भाई से शराब पीने आना। रेयांश ने मैंगलिंगजी लेते हुए, भले ही उसे वे दोनों ज्यादा पसंद नहीं थे, फिर भी शुक्रिया अदा किया। चेतन बड़े भाई और विनय बड़े भाई का शुक्रिया। किसी दिन रेयांश जरूर आपका एहसान चुकाएगा। चेतन झांसी ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन रेयांश भाई, क्या तुम्हें इस फेनतियान पर्वत श्रृंखला से बाहर जाने का रास्ता पता है? यह बात साफ तौर पर उसे भगाने के लिए कही गई थी। रेयांश ने इसे समझा और कृतज्ञता के साथ कहा, बेशक पता है, घर पर जरूरी काम है। ये मेन लिंगजी मिल गई तो जल्दी से वापस जाना होगा। दोनों भाइयों, मिलते हैं फिर कभी। ये कहकर उसने मेन लिंगजी को रख लिया और चेतन झांसी और विनय मेघवाल को विदा कहा। मैं तुम्हें यह मेन लिंगजी देने के एहसान में तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन फेनतियान पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी है, मैं खुद भी और खोज सकता हूं। सिर्फ एक मेन लिंगजी से साक्षी को ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रखा जा सकता था। भविष्य में साक्षी को जिंदा रखने के लिए रेयांश को जितने ज्यादा मेंगलिंगजी मिले उतना बेहतर था। रास्ते में रेयांश ने सीधे मेनलिंगजी को साक्षी के लिए शुद्ध कर दिया। जल्दी ही एक मेनलिंगजी साक्षी के पेट में चली गई। साक्षी तलवार से बाहर आई और अधूरे मन से, बेचारी सी नजरों से रेयांश को देखते हुए धीरे से बोली, मुझे मुझे और चाहिए। अचानक ऐसे शब्द सुनकर जिनसे कल्पनाएं भटक सकती थी, और फिर साक्षी का अद्वितीय चेहरा देखकर रेयांश के मन में बुरे ख्याल आने लगे। लेकिन फिर उसे याद आया कि साक्षी तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर की थी। आधा दिन और खोजते हैं, अगर नहीं मिला तो वापस जाना होगा। ठीक है। चेतन झांसी और विनय मेघवाल से मिलने से बचने के लिए रेयांश ने दिशा बदल ली, लेकिन वो लगातार अपने पैरों के नीचे ध्यान दे रहा था। जितना इस दिशा में जाते हैं, मिट्टी का तापमान उतना ही बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वे दोनों फेनतियान पर्वत श्रृंखला की असामान्य स्थितियों की खोज कर रहे थे। रेयांश को यह पहले से पता था, लेकिन उसका ध्यान तो मिंगलिंगजी पर था। अब अचानक उसे लगा कि शायद उसने सही दिशा चुन ली है, तो वह आगे बढ़ता गया। सुनो सुनो, रुको 1 मिनट। साक्षी पहले उसके साथ उड़ती हुई जा रही थी, लेकिन अब उसने रेयांश के चेहरे के सामने आकर रहस्यमयी अंदाज में कहा, उधर एक छोटी सी चीज है, हम सावधानी से जाकर देखते हैं। मेरे निर्देशों का पालन करो। साक्षी जो भी चीज महसूस करती थी वह आमतौर पर अच्छी होती थी। पहले पर्वतीय राक्षसी जिनसेंग की तरह, जिसने रेयांश की बहुत मदद की थी। रेयांश ने सांस रोकी और साक्षी की बताई दिशा में चुपचाप बढ़ने लगा। इस समय साक्षी तलवार में वापस जा चुकी थी, लेकिन धीमी पर उत्साहित आवाज में बोली, लगता है स्वप्निल राक्षसी जानवर है। यह सिर्फ येलो रैंक पहला ग्रेड का छोटा राक्षसी जानवर है, लेकिन भ्रम की कला में माहिर है। इसकी आत्मा की शक्ति येलो रैंक के सभी राक्षसी जानवरों से ज्यादा है। इतनी बड़ी आत्मा शक्ति आमतौर पर दिव्य औषधियों से पली होती है। तो यह स्वप्निल राक्षसी जानवर हमें उस जगह ले जा सकता है जहां आत्मा पोषण की दवाएं हैं। साक्षी के निर्देश पर रेयांश ने जल्दी ही उस स्वप्निल राक्षसी जानवर को पूरी तरह देख लिया। यह एक छोटी बिल्ली के आकार का हल्का बैंगनी रंग का चूहा था। इस छोटे चूहे के पूरे शरीर से धुंधली ठंडी रोशनी निकल रही थी, मानो एक कोहरे की परत ने उसे ढक रखा हो, जिससे उसका असली रूप साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि उसकी हल्की बैंगनी आंखें इधर उधर घूम रही थी, बेहद प्यारी लग रही थी। इसे डराओ और दूर से इसका पीछा करो। इसे अपने घर भागने दो। ऐसा करने से शायद आत्मा औषधियों का ठिकाना मिल सकता था। साक्षी भले ही आमतौर पर भोली भाली थी, लेकिन अभी तो उसके पास कुछ दिमाग था। रेयांश थोड़ा और आगे बढ़ा तो उस स्वप्निल राक्षसी जानवर ने उसे देख लिया। रेयांश को सामने पाकर उसने तुरंत तेज चीख मारी और फिर उसके शरीर से कोहरा फट पड़ा। वो अचानक एक भयंकर चांद की रोशनी सोखने वाले राक्षसी भेड़िए में बदल गया।
चींटियों की तरह की छोटी मोटी चालें? मेरे सामने शर्मिंदगी उठाने की हिम्मत कर रहा है रेयांश। ये नकली है। अगर साक्षी नहीं होती तो रेयांश शायद इस अचानक बदलाव से घबरा जाता। आखिर चांद की रोशनी सोखने वाले राक्षसी भेड़िए का उसके दिल पर काफी गहरा डर था। लेकिन अभी जब वो जानता था कि यह छोटी चीज स्वप्निल राक्षसी जानवर था, तो भले ही उसके सामने चांद की रोशनी सोखने वाला राक्षसी भेड़िया खड़ा हो, फिर भी वो सीधे दौड़ पड़ा। उस स्वप्निल राक्षसी जानवर ने जब रेयांश को देखकर पाया कि वह चांद की रोशनी सोखने वाले राक्षसी भेड़िए से भी नहीं डर रहा, तो तुरंत डरकर अपनी पूंछ दबाकर भागने लगा। कुछ ही छलांगों में उसने अपना असली रूप दिखा दिया। उसके मोटे ताजे नितंब रेयांश के सामने फुदकते हुए भाग रहे थे। अगर साक्षी ने रेयांश को दूर से पीछा करने के लिए न कहा होता, तो एक सांस के समय में ही वो पकड़कर इस स्वप्निल राक्षसी जानवर को उड़ा देता। इस स्वप्निल राक्षसी जानवर के सामने रास्ता दिखाते हुए लगभग एक पहर से थोड़ा ज्यादा समय बीतने के बाद साक्षी पहले ही उत्साह से भरे चेहरे के साथ बोली, रेयांश, रेयांश, मुझे महसूस हो रहा है। कितनी तेज खुशबू है। कम से कम बहुत सारे मैंगलिंग जी हैं। साक्षी उत्साह से भरी हुई थी और रेयांश भी स्वाभाविक रूप से उसके लिए खुश था। लेकिन उसके दिल में एक और चिंता थी। वह यह कि जैसे जैसे वो गहराई में जा रहा था, आसपास का तापमान बढ़ता जा रहा था। जमीन पर काली मिट्टी से धीरे धीरे लाल रंग की आग की रोशनी निकलने लगी थी। यह फेनतियान पर्वत श्रृंखला आखिर क्या माजरा है? स्वप्निल राक्षसी जानवर का पीछा करते हुए रेयांश अपने आसपास देखता जा रहा था। यह काली पर्वत श्रृंखला वास्तव में धीरे धीरे अपना रंग बदलने जा रही थी। कोई बात नहीं, मुझे बस मैनलिंगजी चाहिए। फेनतियान पर्वत श्रृंखला का बदलाव मुझसे क्या लेना देना। इस समय साक्षी ने अचानक एक आश्चर्य की आवाज निकाली। रेयांश ने तुरंत सिर उठाकर देखा। उसकी नजरों में सामने एक छोटा सा बेसिन था। यह बेसिन जैसे किसी उल्कापिंड से बना एक बड़ा गड्ढा था। इस समय स्वप्निल राक्षसी जानवर सीधे इस बड़े गड्ढे में कूद गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बड़े गड्ढे की सबसे गहराई में औषधि की खुशबू चेहरे पर आकर टकरा रही थी। रेयांश भी लगभग इस औषधि की खुशबू से उड़ जाने वाला था। ध्यान से देखा तो पता चला कि इस बड़े गड्ढे की गहराई में मैनिंगलिंगजी भरे पड़े थे, जैसे एक बैंगनी रंग का समुद्र हो। इस स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता था कि लगभग कई 100 मैनिंगलिंगजी होंगे। रेयांश का भी सिर चकरा गया था। साक्षी की तो बात ही क्या। मुझे मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी मेरे लिए तोड़कर लाओ। इतने सारे मैनिंगलिंगजी देखकर साक्षी को नहीं पता था कि उसकी आत्मा की शक्ति किस स्तर तक फैल जाएगी, इसीलिए वो उत्साह में बोलने में भी अटक रही थी। रेयांश भी सिर्फ कुछ और मैनिंगलिंगजी चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ सैकड़ों मैनिंगलिंगजी एक साथ इकट्ठे होंगे। यह संख्या पूरी तरह से उसकी मानसिक सहन शक्ति से बाहर थी, इसलिए उसकी रफ्तार भी थोड़ी धीमी हो गई। जब साक्षी ने बेचैनी से याद दिलाया, तभी वो एक बवंडर की तरह उस बड़े गड्ढे की गहराई की ओर बढ़ा। इन सैकड़ों मैनिंगलिंगजी ने रेयांश को लगभग भुला दिया था कि इस समय तापमान इतना बढ़ चुका था कि हवा में भी आग की रोशनी दिख रही थी। सभी मैनिंगलिंगजी से घिरी जगह में एक हथेली के आकार की काली लोहे की तख्ती तेजी से कांप रही थी और उस तख्ती से आग की किरणें निकल रही थीं। आगे दौड़ते समय रेयांश को पहले ही महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इस समय उसने अचानक देखा कि सभी मैनिंगलिंगजी के केंद्र में आग की एक लौ जलने लगी, जो तेजी से फैलकर आसपास के मैनिंगलिंगजी की ओर बढ़ने लगी। तुरंत वे सैकड़ों मैनिंगलिंगजी एक एक करके उस आग की लौ में निगल गए। साक्षी भी डर से पीली पड़ गई। बेचैनी से बोली, रेयांश, उस आग की लौ के केंद्र में कुछ बहुत अजीब चीज है, जिसकी विनाशकारी शक्ति बहुत ज्यादा है। जल्दी भागो। मैनिंगलिंगजी सामने ही थी। भले ही वो आग की लौ पास आ रही थी, लेकिन रेयांश यहां तक आ चुका था। भला वो मुड़कर भागने का क्या कारण रखता। दांत पीसते हुए देखते हुए कि वह आग की लौ बढ़ती जा रही थी और मैनिंगलिंगजी को पूरी तरह निगलने वाली थी, रेयांश ने दौड़ते हुए अचानक ड्रैगन सोल का इस्तेमाल किया। दौड़ते समय उसके शरीर पर खून के रंग के ड्रैगन के शल्क धीरे धीरे प्रकट होने लगे। एक सांस के समय में ही उसने ड्रैगन सोल पूरा कर लिया और उसकी रफ्तार भी इसी पल 10 गुना बढ़ गई। साये की आवाज के साथ वो मैनिंगलिंगजी के पास पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल तेजी से फैलती आग की लौ ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रेयांश अपनी तलवार में साक्षी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जब उसकी यह आवाज निकली, रेयांश पहले ही आग की लौ में निगला जा चुका था। वो इस समय चरम सीमा तक तनाव में थी, क्योंकि वो आग की लौ कितनी शक्तिशाली थी ये वो खुद नहीं जानती थी। लेकिन इस समय उसके दिल में रेयांश की छाप गहराई से उकेर गई थी। वो जानती थी कि रेयांश शुरू से ही भाग सकता था, लेकिन उसने जान की परवाह किए बिना आग की लौ में घुसकर उसके लिए जीवन बचाने वाली औषधि ढूंढने की कोशिश की। वो उसका रिश्तेदार नहीं था, फिर भी बिना किसी मांग के इस तरह उसके लिए बलिदान देने वाला व्यक्ति वास्तव में पहले कभी नहीं था। और रेयांश के घायल होने या मरने के बारे में सोचकर उसके दिल में तुरंत एक तेज दर्द हुआ। एक गहरी उदासी दिल में उमड़ आई और इसी समय उसे अचानक महसूस हुआ कि रेयांश हिला। आग की लौ की रफ्तार भले ही तेज थी, लेकिन वो चारों दिशाओं में फैल रही थी। रेयांश जब अंदर घुसा तो झुकते ही वो आग की लौ उसके शरीर पर आ गई।
लेकिन फिर भी ड्रैगन सोल ने उसे बचा लिया। रेयांश तेजी से आग की लौ के दायरे से बाहर निकला। जब वो अंततः बाहर निकला, तब उसे पता चला कि भले ही ड्रैगन सोल था, फिर भी उसके शरीर में धीरे धीरे दर्द हो रहा था। अच्छा था कि उसके शरीर पर चमकदार लाल रंग का शल्कों का कवच जला नहीं, लेकिन पीछे से आसमान छूती आग की लौ फिर भी बहुत तेज गति से रेयांश का पीछा कर रही थी। उसे सिर झुकाकर भागना पड़ा, और भागते समय उसने अभी अभी अपने शरीर और बाजुओं से मजबूती से बचाए गए मेंगलिंग को आकाशीय थैली में डाल दिया। रेयांश रेयांश को अपने शरीर से 5 मेंगलिंग की रक्षा करते और फिर भागते देखकर साक्षी को लगा कि वो फिर से रोने वाली है। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।